मैं प्रशांत राव, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, बीएससी पार्ट थर्ड वाले बच्चों के लिए अनाज युक्त फसलों के आर्थिक महत्व के संदर्भ में चर्चा करूंगा। पौराणिक काल से ही मनुष्य भोजन और पशुओं के चारे के रूप में अनाज को उपयोग करता आ रहा है। वर्तमान समय में भी इस रूप में इसका महत्व कम नहीं हुआ है। विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्य आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा अनाजों के द्वारा पूर्ण किया जाता है। वस्तुतः एक तरह से देखा जाए तो मानव का अस्तित्व ही अनाजों पर आधारित है। अनाजों की अच्छी फसल जहाँ किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है, वहीं इनकी कम उत्पादकता से कुपोषण, गरीबी, भुखमरी जैसी गंभीर और भयानक स्थितियाँ उत्पन्न होती है। सीरियल शब्द का गठन रोम की अन्नपूर्णा देवी सिरिस के सम्मान में किया जाता है। मनुष्य के भोजन के रूप में अनाज के रूप में हम जो जो फसलें उपयोग करते हैं उनमें गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, कई सारी फसलें शामिल हैं। प्रमुख धान्य वर्ग में गेहूं, चावल तथा मक्का को शामिल किया जाता है। गौण धान्य के रूप में जौ, जई आदि को शामिल किया जाता है। मोटे अनाज वाली जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। भोजन की दृष्टि से अनाजों के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा कर ली जाए तो हम जानते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट के बहुत बड़े स्रोत होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि शरीर को अपनी शारीरिक क्रियाओं के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। साथ ही साथ इनमें अनेक खनिज तत्व जो पोषण की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से बहुत आवश्यक हैं, वो भी पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण फसल के बारे में, गेहूं के बारे में। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इसमें गेहूं का सबसे पहले लिया गया है। गेहूं पोएसी कुल का, ग्रेमिनी कुल का सदस्य है। इसके उपकुल है ट्रिटिसिनी, वंश ट्रिटिकम, जाति एस्टिवम। इसका वानस्पतिक नाम आप समझ ही गए होंगे, ट्रिटिकम एस्टिवम है। यदि हम इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करें तो मध्य एशिया, सीरिया, इराक आदि इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन माने गए हैं। वैसे तो वेबिलोव ने गेहूं की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत से स्थल बताए हैं, परंतु मुख्य रूप से अधिकांश वानस्पतिज्ञों में एक राय है कि एशिया माइनर या मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वो गेहूं की उत्पत्ति का क्षेत्र है। यदि हम बात करें कि गेहूं की पहली बार ग्राम्यन यानी कृषि के रूप में कभी किस जगह इसको उपयोग किया गया है तो वो नील नदी की घाटी में इसका उपयोग किया गया है। यदि हम चर्चा करें गेहूं के प्रकारों के बारे में तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनकॉर्न गेहूं। ये द्विगुणित प्रकार का गेहूं है। इसकी जाति ट्रिटिकम मोनोकोकम है। ये मुख्यतः स्पेन, अमेरिका आदि देशों में उगाया जाता है। क्रोमोसोम संख्या इसमें, गुणसूत्री संख्या इसमें होती है 14। यदि चतुर्गुणित प्रकार के गेहूं की बात करें तो एमर एक अन्य प्रकार है। इसकी जाति का नाम है ट्रिटिकम डाइकोकम। ये भी स्पेन, इटली और अमेरिका में अधिकतर उगाया जाता है। गुणसूत्री संख्या 28 मानी गई है। तीसरे प्रकार का है पोलिश व्हीट। इसकी जाति है ट्रिटिकम पोएनिकम और ये पोलैंड के इलाकों में ज़्यादातर उगाया जाता है। इसकी भी क्रोमोसोम संख्या 28 मानी गई है। ड्यूरम व्हीट, ट्रिटिकम ड्यूरम इसकी वानस्पतिक नाम है। ये भारत, रूस और स्पेन सहित मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। क्रोमोसोम संख्या इसकी भी 28 है। पोलार्ड व्हीट, ट्रिटिकम टर्जिडम इसका नाम है। यह मुख्यतः यूनाइटेड किंगडम वाले इलाकों में उगाया जाता है। क्रोमोसोम संख्या 28 है। विश्व के अधिकांश देशों में हेक्साप्लॉइड गेहूं की खेती की जाती है। इसे हम सामान्य गेहूं भी कहते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम इसकी जाति है और गुणसूत्र संख्या 42 है। यह लगभग पूरे विश्व में उगाई जाती है। इसे ब्रेड व्हीट भी कहा जाता है। ऐसी एक और जाति है जो हेक्साप्लॉइड है, क्लब व्हीट, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम। एबिसिनिया देश के आसपास इसको उगाया जाता है। 42 इसमें गुणसूत्री संख्या है। स्पेल्ट व्हीट, ट्रिटिकम स्पेल्टा, ये स्पेन, अमेरिका में उगाई जाती है। गुणसूत्री संख्या इसकी भी 42 मानी गई है। यदि हम बात करें सबसे प्राचीन गेहूं के संदर्भ में चर्चा करें तो एनकॉर्न विश्व का सबसे प्राचीन गेहूं है, जिसमें मुख्यतः एक या दो दाने होते हैं। इसे अभी चारे के रूप में उगाया जाता है। एमर, जिसे मंड गेहूं भी कहते हैं, स्पेन में उगाया जाता है चारे के रूप में।
ड्यूरम, इसे लाल गेहूं कहते हैं। इसमें ग्लूटीन अधिक मात्रा में होता है, अतः इसका जो आटा जो पानी मिलाते हैं उसमें चिपचिपापन ज़्यादा होता है। इसके दाने बड़े, कठोर और सुनहरी लाल रंग के होते हैं। ये अमेरिका, मैक्सिको आदि देशों में उगाया जाता है। पॉलिश व्हीट, इसे महाकाई राई के रूप में भी जाना जाता है। पादप आकार में ये बड़े होते हैं। स्पाइकिका में दाने कम पाए जाते हैं। चारे के रूप में स्पेन, इटली, पोलैंड में उगाया जाता है। पोलार्ड व्हीट, इसे अंग्रेजी गेहूं भी कहा जाता है। इसकी स्पाइकिका लंबी और दाने कम होते हैं। इंग्लैंड में ये अधिकतर उगाया जाता है, पोलैंड में भी उगाया जाता है। स्पेल्ट व्हीट आदिम प्रकार का प्राचीन गेहूं है जो स्पेन, अमेरिका में चारे के रूप में उगाया जाता है। क्लब व्हीट, इसे बोना गेहूं कहा जाता है। इसकी बालियां छोटी होती हैं, सघन होती हैं, लेकिन दाने कम होते हैं। इसे भी चारे के रूप में उगाया जाता है। मुख्यतः अफ्रीकन देशों में इसको उगाया जाता है। ब्रेड व्हीट, ये पूरे विश्व में व्यापक रूप से उपयोग होता है। ये खाने के रूप में उपयोग होता है, रोटी के रूप में उपयोग होता है। षटगुणित इसका प्रकार है और इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्रों के बारे में यदि चर्चा की जाए तो सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस, रूस इसके उत्पादक देश हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ये सर्वाधिक रूप से उगाया जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं इसके वानस्पतिक लक्षणों के बारे में। देखिए, वैसे तो आप एंजियोस्पर्म के रूप में जब हमने टैक्सोनॉमी पढ़ी थी तब हमने ग्रेमिनी कुल के वानस्पतिक लक्षणों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तब भी उसके बावजूद भी हम कई बार इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं और हमें याद रखना चाहिए कि गेहूं के वानस्पतिक लक्षणों के संदर्भ में पूछा जा सकता है। यदि हम गेहूं के वानस्पतिक लक्षणों के बारे में चर्चा करें तो एक वर्षीय शाख है। तना इसका ऊर्ध्व बेलनाकार, पर्व इसका खोखला होता है, पर्व संधि ठोस होती है। पर्व संधि से निकली हुई ब्रांच टीलस कहलाती है और इस प्रकार के शाखन को तल शाखन भी कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। पत्तियां एकांतरित, समानांतर शिराविन्यास, जो कि एक बीजपत्री पादपों की विशेषता भी है, के रूप में पाई जाती है। पत्तियों को 4 भागों में बांटा गया है: पर्णफलक, लीफ लैमिना, पर्णाच्छद, लीफ शीथ जो तने से लिपटा हुआ भाग है, और स्वतंत्र भाग लिग्यूल या पर्णफलक के जोड़ पर पाया जाता है, और ऑरिकल जो इसका पत्ती का बिल्कुल नुकीला शीर्ष हिस्सा होता है। इसकी विशेषता है कि सिलिका के हेयर पत्तियों पर पाए जाते हैं, सिलिका रोम पाए जाते हैं। और यदि इसके पुष्पक्रम की बात की जाए तो स्पाइकी का इसका पुष्पक्रम होता है। पुष्प पूर्ण, चक्रीय, एक व्यास सममित, जो कि एक रेकिस नामक अक्ष पर लगे होते हैं। प्रत्येक पुष्प में स्वयं के पेलिया और लेमा नामक संरचना पाई जाती है। पेलिया के अंदर 3 पुंकेसर और 1 अंड के रूप में, 1 कार्पल के रूप में जायांग पाया जाता है, यानी एकांडपी जायांग। बीज इसका कैरियोप्सिस है और इसे यदि आप चित्र के माध्यम से याद करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यदि हम इसकी मृदा और जलवायु के संदर्भ में चर्चा करें तो गेहूं की जो खेती है वो मुख्यतः दोमट मिट्टी में की जाती है। इसके लिए दोमट मिट्टी आवश्यक है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की अधिकता होनी चाहिए। ये रबी की फसल है, शरद और बसंत ऋतु में उगाई जाती है। इस आधार पर गेहूं 2 प्रकार के होते हैं। शरद गेहूं में प्रारंभिक काल में ही कम ताप और परिपक्व काल में अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसका आयु काल 150 दिन का माना गया है। बसंत गेहूं प्रारंभिक काल में सामान्य तापमान तथा परिपक्व काल में उच्च तापमान माना गया है। इसका आयु काल 100 दिवस माना गया है। इसकी खेती के बारे में यदि चर्चा की जाए, इसकी उन्नत किस्में कल्याण सोना, शरबती सोना, सोनालिका, हीरा, मोती, अर्जुन, राज, प्रताप, शेरा, मालविका, सुजाता, तमाम इसकी उन्नत किस्मों के बारे में है। और इसके बीमारियों और अन्य चीज़ों के संदर्भ में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।